नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जब एक कृषि प्रधान देश का किसान फसल उगाने के विज्ञान को जानने लगता है तो यकीनन उस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देश के सभी क्षेत्रों में विकास और आत्मनिर्भरता आवश्यक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र। दोस्तों, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वैश्विक महामारी की विषम परिस्थितियों में जहां सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर कमज़ोर पड़ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लगातार घट रही थी, ऐसे में मजबूती से अगर किसी क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया तो वो है कृषि क्षेत्र। खेती, किसान और विज्ञान को जोड़ने में देश और प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों की, अनुसंधान संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। जब हम हरियाणा में खेती, किसान और विज्ञान की बात करते हैं तो यकायक हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की। जी हाँ दोस्तों, अनेकों अनुसंधान गतिविधियां विश्वविद्यालय में लगातार चलती रहती हैं, चल रही हैं और आने वाले समय में भी किसानों को अनेक प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने की नए तरीके विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या है विश्वविद्यालय की गतिविधियां अनुसंधान से संबंधित, खेती से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, और आने वाले समय में क्या क्या उपहार देगा विश्वविद्यालय किसानों को, इन्हीं सब बातों की जानकारी आज हम लेंगे। और जानकारी देने के लिए विशेष तौर पर आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर समर सिंह जी को। प्रोफेसर समर सिंह वाइस चांसलर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सर, विश्वविद्यालय की बात बाद में करेंगे, पहले तो हम आपको बधाई देते हैं। इतनी बड़े जो जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है, दो विश्वविद्यालयों का कार्यभार आप संभाल रहे हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले समय में आप किसानों को बहुत सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद सर। अब शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, आपके व्यक्तिगत जीवन से करना चाहूँगी। प्रोफेसर समर सिंह से लेकर वाइस चांसलर तक का सफ़र कैसा रहा सर? देखिए मंजू जी, मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और एक छोटा सा गांव करनाल ज़िले में प्रेमखेड़ा गांव है जी। और शुरू से ही खेती में इंटरेस्ट, दिलचस्पी थी। तो संयोगवश से जब हमने पढ़ाई 10वीं तक की पास के गांव में जी, तो उसके बाद जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कोड़ में सेंटर है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जी सर, तो वहाँ पर दाखिला लिया और वहाँ से फिर हमने बीएससी की जो डिग्री है एग्रीकल्चर की वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से की। इसके बाद एमएससी की डिग्री भी मैंने यहीं से की और फिर संयोगवश मुझे मौका मिला इसी यूनिवर्सिटी के एक जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में मेरी पहली पोस्टिंग थी, वहाँ पर काम करने का मुझे जिला विस्तार विशेषज्ञ के नाते मौका मिला। और वो एक ऐसा मुझे अवसर था क्योंकि मैं खेतीबाड़ी घर भी करता था, किंतु वहाँ पर एक साइंस को मैंने खेतीबाड़ी से जोड़कर किसानों के साथ काम किया और वहाँ पर बारीकी से समझा कि किसानों को वास्तविक में क्या क्या समस्या है और एक वैज्ञानिक होने के नाते हम उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं। उसके बाद जब मेरा तबादला एक और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल में है जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का ही क्षेत्र वो है अनुसंधान केंद्र, तो वहाँ पर मुझे मौका मिला अनुसंधान कार्य करने का। तो मैं जानता था कि किसानों की असली समस्या क्या है और उस समय मैंने वहाँ पर अनुसंधान कार्य शुरू किया और न केवल वहाँ पर बल्कि साथ के साथ किसानों के खेत पर भी वो कार्य मैंने शुरू किया। और शुरू में आप बहुत से किसान भाई जानते भी हैं कि मुंडूसी की समस्या बहुत ज़्यादा थी गेहूं में और इतनी समस्या भयंकर थी कि गेहूं की खेती लगभग ये लगता था कि शायद कुछ भी पैदावार ना दे। बहुत से किसानों ने तो वो बिना पके बीच में ही उनको उखाड़ दिया था। तो उस पे मेरा ज़्यादा काम था और मैंने बहुत सी दवाइयाँ टेस्ट की, उसके बाद 3-4 दवाइयाँ सिफारिश की, उसके बाद फिर एक जीरो टिलेज तकनीक थी जिसमें कम खर्चा होता था,
मुझे मौका मिला फिर वहाँ से बाहर संस्थान, जैसे कि एक मैक्सिको गेहूं और मक्के का इंटरनेशनल संस्थान है जी। वहाँ पर काम करने का। और उस दौरान मैं तकरीबन लगभग 10 या 12 देशों में मैं गया और वहाँ के किसानों से मिला। वहाँ में के जितने भी संस्थान थे खेती से संबंधित, उनमें मैंने जाकर देखा कि हम जो यहाँ पर रिसर्च है जो दूसरे देशों में अपने किसानों के लिए उसको कैसे मतलब हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और 4 साल 5 साल का मेरा वहाँ पर था ड्यूरेशन, और मैं साउथ एशिया को लगभग देखता था जी। तो वहाँ से मैंने सीख कर फिर वापस से वहाँ पर किसानों के लिए काम किया। उन तकनीकों को, नई नई तकनीक थी जिससे कि किसान की आमदनी बढ़े। और भाग्यवश यही रहा कि मेरे काम में किसी ने दखलबाजी नहीं की और मैं काम करता ही चला गया, किसानों को साथ जोड़ता चला गया। और अभी भी भविष्य में भी ये जिम्मेदारी आपको लगातार मिल रही है। सर, किसान परिवार से जन्म लेकर, क्योंकि व्यवहारिक जो समस्याएं थी उनका तो कहीं ना कहीं आपको पता था, उन समस्याओं को विज्ञान से जोड़कर आपने उनका सलूशन निकाला और किसानों के साथ साझा किया। शायद इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। सर, अब बात करते हैं इकोनॉमी की, विश्वविद्यालय की। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा क्षेत्र है सर एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है अपने प्रदेश की बात अगर हम करते हैं स्टेट में, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती में इन्वॉल्व है सर। बिल्कुल है। तो विश्वविद्यालय और विकसित किसान, क्या कहेंगे आप? देखिए, विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है, और ख़ासकर जो एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का विश्वविद्यालय है, तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, किसान के अलावा और भी बहुत सी ऐसी जनसंख्या हमारी है जो किसानी से जुड़ी हुई है, तो वो हर काम में विश्वविद्यालय की तरफ देखती है। भाई विश्वविद्यालय क्या नई तकनीक किसानों के लिए दे रहा है और उसमें कितना किसानों को फ़ायदा हो रहा है जी। तो विकसित की, जहाँ तक आपकी बात कहा कि विकसित किसान का मतलब यही है कि जो किसान नई से नई तकनीक को अपना कर अपना फ़ायदा तो करता ही है, साथ में वो तकनीक दूसरे किसानों को भी बताता है और दूसरे किसान उसके खेत पर आके देखते हैं और वो फिर सभी का फ़ायदा होता है। तो हम उसको बोलते हैं ये विकसित किसान है, प्रगतिशील किसान है जी। तो प्रगतिशील किसान विश्वविद्यालय के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं। हाँ जी। सर, आत्मनिर्भर किसान की अगर मैं बात करूं तो विश्वविद्यालय के प्रयासों को हम नकार नहीं सकते सर। हाँ। चाहे वो प्रशिक्षण हो, चाहे वो किसान मेला हो सर, कृषि मेला साल में 2 बार लगता था, अब हो सकता है सर इस सीजन में ना लगा हो, लेकिन आगे भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि वर्चुअल मेला कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण हो सर, या फिर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा, नई किस्में हो सर, वैज्ञानिक खेती करने के नए नए तरीके हों, और फार्मर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है। आपको क्या लगता है सर, विश्वविद्यालय के प्रयास ही काफी हैं किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? नहीं, देखिए इसमें सभी का सहयोग जरूरी है जी। इसमें आप देखिए, जब हरियाणा बना था तो उस समय जो हमारी खाद्यान्न की प्रोडक्शन थी वो केवल हमारी 2.37 थी और मिलियन टन्स के करीब, और अब वो हरियाणा की लगभग 17.86 हो गई है। तो ये जो प्रोडक्शन फूड ग्रेन बढ़ी, इसमें मैं तो सबसे ज़्यादा श्रेय किसानों को देता हूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, ना केवल देश को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि आज के दिन हम इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं, फूड ग्रेन्स का और कहीं दूसरी कमोडिटीज़ का। किंतु इसमें ये कोई ज़रूरी है कि किसानों को नई तकनीक वो विश्वविद्यालय ने दी, और ये जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1970 में स्थापित हो चुका था, तो लगातार नई से नई किस्में विकसित कर रहा है, और आज तक लगभग 249 किस्में तो इसने अलग अलग फसलों की विकसित की हैं, जिनका खेतीबाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये गेहूं की है, धान की हैं, गन्ने की हैं, मक्की की हैं, दालों की हैं, और सभी मतलब फसलों की ये किस्में ईजाद की हैं। इसके अलावा और नई तकनीक जो कि अपनाने से किसान की पैदावार बढ़ती है, तो वो इस विश्वविद्यालय ने किसानों को प्रदान की है। देखिए, इस विश्वविद्यालय का एक और सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये विश्वविद्यालय 3 प्रकार के काम, इसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं। एक तो शिक्षा का है,
ताकि छात्र यहाँ से उत्तम शिक्षा ग्रहण करें और अपने प्रदेश की, देश की और इवन बाहर के देशों की भी सेवा करें अपने क्षेत्र में। दूसरा, यहाँ पर एक अनुसंधान कार्य होता है, सभी तरह की किस्में जितने भी निकालते हैं उन पे कार्य होता है, और एक जो नई तकनीक है उस पे खोज की जाती है। तीसरा काम एक एक्सटेंशन विस्तार शिक्षा का है जो भी विश्वविद्यालय में है। उसका काम है कि वो जो अनुसंधान कार्य जो यहाँ पर होता है वो किसानों तक कैसे पहुँचे, और वो पहुँचा रहा है KVK के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र माध्यम हमारे हर जिले में है, और उसमें हर तरह के विशेषज्ञ हैं। तो उसमें सस्या वैज्ञानिक का है, उसमें कीट वैज्ञानिक का है, और दूसरे जितने भी हैं सब्जेक्ट सभी के हैं। और तो वो लगातार अपनी जो अनुसंधान की खोज है, जो नई वैरायटी है, उनको एक तो डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट लगाता, प्रदर्शन प्लाट जी किसानों के खेत पर, ताकि एक किसान के यहाँ लगा के दूसरे किसान भी वहाँ आकर देखें और उसको अपनाएं। दूसरा, वो ट्रेनिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज विश्वविद्यालय यहाँ भी ट्रेनिंग करता है। यहाँ भी एक साइना नेहवाल के नाम से प्रौद्योगिकी ट्रेनिंग सेंटर है जो बहुत ही लगातार तकरीबन किसानों को ट्रेनिंग देता रहता है, और उसमें खासकर महिलाओं के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर मतलब ट्रेनिंग आयोजित की जाती हैं, ताकि वो अपने क्षेत्र में जैसे कि सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है, अचार बनाना है, मुरब्बा बनाना है, इस तरह की, और इसी तरह की ट्रेनिंग हमारे KVK भी देते हैं। और किसानों को सभी को इसलिए यहाँ हिसार आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने नज़दीक के जो कृषि ज्ञान केंद्र हैं, वो कृषि ज्ञान केंद्र उसमें जाकर वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी सर, बागवानी की अगर हम बात करें, आप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर का कार्यभार आपके पास है, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सरकार चाहती है कि प्रयासरत है कि बागवानी की तरफ किसानों का रुझान बढ़ाया जाए। इनको प्रोत्साहित करने के लिए सर विश्वविद्यालय के तौर पर बागवानी विश्वविद्यालय के द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, एक बहुत ज़रूरी आपने सवाल उठाया है जी, क्योंकि आज के दिन अगर हम देखते हैं ना, हमारे पास पानी की जो कमी होती जा रही है, लगातार धान गेहूं फसल लगाने से पानी नीचे जा रहा है जी, और जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो गिरती जा रही है, और उसके अलावा वातावरण भी दूषित हो रहा है, और कई प्रकार की और भी समस्या हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन है, खासकर बच्चों में, महिलाओं में। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप इन समस्याओं का एक से लाइन में जवाब दे कैसे हल हो सकती हैं, तो सीधा सा मेरा मतलब है कि हमें फसल बदल में बदलाव करना पड़ेगा, और वो भी बागवानी फसलों को अपनाना पड़ेगा जी। उससे पानी की बचत होगी, क्योंकि एक तो उनमें पानी कम लगता है धान गेहूं की बजाय, और दूसरा उसमें ड्रिप इरिगेशन एक सिस्टम है, तो वो बहुत कामयाब है, जिससे 60% पानी की बचत की जा सकती है। टपका सिंचाई और एक भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये इस तरह से के काम, और जब पोषक तत्व तो हमारे जितने भी फल हैं, जितनी सब्जियां हैं, और बागवानी फसलों में हमारी मशरूम आती है, मशरूम जो कि बहुत न्यूट्रिटिव है और बहुत बीमारियों को ठीक करती है। इसी तरह से शहद है, और आपके मेडिसिनल प्लांट है, और कोविड के काल में तो इन मेडिसिन प्लांट की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, इवन बाहर के देशों में भी हमारे देश की चीज़ों की डिमांड बढ़ी है। तो ये किसान अपनाएंगे तो उनकी आमदनी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि आज के दिन हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि किसान ने बहुत मेहनत की, बहुत पैदावार की और आत्मनिर्भर बनाया देश को, किंतु खुद की आर्थिक दशा इतनी नहीं सुधरी। तो आज समय आ गया कि उसकी आर्थिक दशा कैसे सुधरे, तो उसी के लिए ये मैं कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो ये विश्वविद्यालय जो सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, तो वो साकार तभी होगा जब किसान बागवानी फसलों को अपनाएंगे और अपनी फसलों का उचित दाम मतलब प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि हम प्रोसेसिंग प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक बुनियादी ढांचा होता है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। सर, आपने किसान की आर्थिक स्थिति की बात की है, तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है सर। हर
किसी भी आप इंडस्ट्री की बात कीजिए, किसी भी काम की बात कीजिए, हर कोई अपने प्रोडक्ट का मालिक होता है सर। किसान को एंटरप्रेन्योरशिप तक ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है? एक और चीज छोटी सी सर, आपने कहा था कि ट्रेनिंग सेंटर है, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रयासरत है, महिला किसानों की भी आपने बात करी है। अब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं सर, कोविड का समय है, हम सब देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं काफी पिछले समय से, तो कई क्षेत्रों में महिलाएं एंटरप्रेन्योर हुई हैं सर इस दौरान, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो मैं चाहती हूँ कि किसान, खासकर महिला किसान को एंटरप्रेन्योरशिप ले जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए सर? एज अ वाइस चांसलर पूछेंगे हम आपसे। देखिए, आज के दिन आपने सही बताया, एक मुश्किल दौर इसलिए भी हो गया है, जो हमारे ग्रामीण युवा या महिलाएं जो शहर में रोज़गार के लिए जाती थी, तो शहर में रोज़गार कुछ बंद हुए हैं कोविड काल की वजह से, तो इसलिए उनको वापस गांव में आना पड़ा और बेरोज़गार की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए आज के दिन हम यही चाहते हैं, और मेरा ये प्रयास भी रहेगा एज ए वाइस चांसलर दोनों यूनिवर्सिटी के नाते, कि हम महिलाओं को और दूसरे युवाओं को उनको एक ऐसी ट्रेनिंग दें ताकि वो ट्रेनिंग लेके वो उसमें एक स्किल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, उसके व्यवसाय के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करके अपना व्यवसाय शुरू करें, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जी। ताकि वो खुद तो अपना उसका रोजगार हो, साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे सके जी। और इसी कड़ी में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर खोला था पिछले 1.5 साल से जी। और इसकी इतनी सफलता हमें इसमें मिली है कि यहाँ से, क्योंकि इसमें एक सिस्टम बनाया हुआ है भाई, जो भी किसी के पास, कि युवा के पास या किसी भी महिला किसान के पास कोई अपना आइडिया है, कोई अपना एक नव विचार है, तो वो यहाँ पर आते हैं लेके, उसमें हम एक हमारा प्रोसीजर है सेलेक्ट करके, तो उसको पूरा एक प्लेटफार्म देते हैं इस सेंटर में जी। और उस प्लेटफार्म के माध्यम से वो सारी तरह से उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेता है और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। और पिछले साल में लगभग 40 ऐसे हमारे युवा मतलब ने अपना स्टार्टअप, फार्मर्स ने स्टार्टअप किया और बड़े सक्सेसफुल है, और इस साल टारगेट हमारा 100 के करीब का है। तो इस तरह के आज के दिन ज़रूरत ही इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करें और उसी तरह की उनको ट्रेनिंग दे। और मेरा तो ये भी मानना है कि हम कुछ ऐसे कोर्सेज मतलब उन छात्रों को स्टार्ट करें ताकि उनकी बाहर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें डिमांड हो जी। और उसके हिसाब से वो स्किल डेवलपमेंट वो काम आए और वो अपना रोजगार प्राप्त कर ले और खुद अपने स्थापित कर ले जी। यानी कि एक किसान को एंटरप्रेन्योरशिप बनने के बाद एंटरप्रेन्योर के रूप में दूसरे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, हाँ, तभी उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हाँ होगी। सर एक चीज़ और कहेंगे कि ये थ्योरेटिकल जो हम एस्पेक्ट लेके चलते हैं, लेकिन जब बात यथार्थ की धरातल की आती है वहाँ कहीं ना कहीं हमें कामयाबी कम मिलती है। सर आप किसान के बेटे हैं, आपने महसूस किया होगा कि एक्चुअल में जो छोटे फार्मर्स हैं उनको किस तरह की दिक्कतें आती है। सर बड़ा फार्मर अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकता है, कोई भी काम शुरू कर सकता है सर, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है हमारे प्रदेश में वो स्मॉल फार्मर्स की है सर, क्योंकि जोत का आकार सभी को पता है सर घट रहा है। तो एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर किस प्रकार से क्या करे सर, विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक सुविधाओं का लाभ उठाते हुए छोटा किसान एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी भागीदारी कैसे लिखित करवाएगा? देखिए मंजू जी, मेरी यही एक चिंता थी जब मैं बाहर दूसरे विदेशों में जाता था और वहाँ के किसानों को बड़ा खुशहाल देखता था, किंतु वहाँ ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी, वो स्मॉल फार्मर नहीं थे जी, उनके पास बहुत ज़मीन थी। और मेरा ये सोचना था भी हम अपने छोटे फार्मर्स के लिए, मार्जिनल फार्मर्स है, उनके लिए क्या काम करें ताकि उनकी भी आमदनी बढ़े और वो भी खुशहाल हों। तो हम पिछले कई साल से ये कर भी रहे हैं और भी इसमें बड़ा सहयोग हमें मिल भी रहा है कि एक ग्रुप बनाएं, वो एक सोसाइटी बनाएं, FPO फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और उसके माध्यम से अगर वो कोई काम करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट भी सहायता करती है, सब्सिडी देती है। जैसे कि बड़ी मशीनें कामयाब हैं,
छोटी मशीनें ज़्यादा कामयाब नहीं है, और कोई भी मशीन एक छोटा फार्मर नहीं खरीद सकता जो 1 लाख की 1.5 लाख की आती है। किंतु एक ग्रुप बना के और वो मशीन लें और उसमें मतलब सारे अपने बारी बारी से काम करें, और फिर एक जो ग्रुप बनाया, जो सोसाइटी बनाया, वो उस मशीनों को फिर किराए पे दूसरे फार्मर्स को भी दे। तो इस तरह से ये सक्सेस हो भी रहा है। पिछले आप देख भी रहे होंगे जो हमारा फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य है, तो इसमें जो भी रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए जो भी मशीन है वो इसी तरह से कस्टम हायर बेसिस पे किसानों को दी जा रही हैं, और उसका किसान प्रयोग भी कर रहे हैं और काफ़ी सफलता उसमें मिल रही है। जी सर, आज के मुश्किल समय को देखते हुए हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है सर। किसानों से भी आपने जैसे विविधीकरण की बात कही, बागवानी की बात कही, विविधीकरण के अंतर्गत किसान जो है एग्री बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपने जैसा जिक्र किया। लेकिन सर ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी सरकार भी चाहती है, विश्वविद्यालय भी चाहता है कि फार्मर्स का फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हो। फिर सर समस्या वही मार्केटिंग की आती है। जैसे भी हम फार्मर से इंटरेक्ट करते हैं तो यही समस्या होती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन की मात्रा कम है और उसको फिर मार्केटिंग में दिक्कत आती है। किसान अभी तक इतना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उसके अंदर नहीं आई है सर कि वो अपना प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से अच्छे दाम पर बेच सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आत्मनिर्भर खाद्यान्न में हम हो चुके हैं तो हर किसी की फिर इच्छा होती है कि मैं एक उच्च क्वालिटी का भोजन प्राप्त करूं, और उच्च क्वालिटी में यही आता है कि उसमें कोई भी रसायन ना हो। और इसलिए आज हमारा देश भी, जैसे कि दूसरे देश चाहते हैं, सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं सभी, कि हमें ऐसा ज़रूर भोजन मिले जिसमें कोई कीटनाशक दवाइयाँ ना हो जी। और उसके लिए ये जो जैविक खेती है, तो ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर पंडित दीनदयाल एक जैविक केंद्र स्थापित किया है, और उसमें हम जैविक तरीके से उत्पादन करते हैं सभी फसलों का। और पिछले हमने किसानों को भी यहाँ पर कुछ लीज पे दी थी, ज़मीन दी थी ताकि वो खुद खेती करें। और ये आपकी बात ज़रूर है कि आज मार्केटिंग इतनी नहीं है, किसान चाहते हैं और किसान पैदा भी कर रहे हैं, किंतु देखिए आज जो एक बाइंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं, भाई खरीदार बहुत है, बड़ी है लोग, उनकी कैपेसिटी बड़ी है और वो चाहते हैं कि मुझे जैविक पदार्थ मिले, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, आपका शहद हो, मशरूम, कोई भी हो, आपके अनाज हो। किंतु उनका एक ये बिल्कुल सही होना कि एक सर्टिफिकेट होना, भाई ये वाकई में जैविक है, तो उसके लिए सरकार ने अपना कार्य पूरा कर दिया है और एक एजेंसी ऐसी स्थापित की जा चुकी है। वो अपना काम करेंगे, किसान जो भी प्रोडक्ट तैयार करता है उससे सर्टिफाइड कराएंगे और उसको पूरे दाम अवश्य मिलेंगे। यानी कि किसान को जानकारी के नज़दीक रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल रहने की ज़रूरत है। मैं तो किसानों से यही बार बार विनती करता हूँ कि जितने भी कृषि से संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र हैं या कोई और दूसरे संस्थान हैं, तो उनके संपर्क में किसान जरूर रहें, तरह तरह की जानकारी वहाँ से ज़रूर हासिल करें और जितना भी फ़ायदा उनका उठाया जा सकता है वो उठाएं, क्योंकि वो उनके ही लिए ही सरकार ने खोले हैं जी। सर, आने वाले समय में प्रदेश का किसान विश्वविद्यालय से किस प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज़ की उपलब्धता की उम्मीद कर सकता है, चाहे वो वैरायटी ऑफ सीड्स हो या किसी भी प्रकार की नई वैज्ञानिक तरीके से खेती हो या कोई भी ट्रेनिंग हो, सर किस प्रकार की उम्मीद कर सकता है? देखिए मंजू जी, आज सारा विश्व एक ही है जी, क्योंकि सभी आज व्हाट्सएप पे हम हर कोने के, विश्व के हर कोने की देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी तकनीक, सोशल मीडिया आज इतना मजबूत है कि सभी किसान भी देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। तो आज के दिन ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन नई से नई तकनीक करें और उसकी लागत कम हो। और लागत कम करने का उसमें यही है कि नई तकनीक अपनाएं, जैसे कि आजकल बाहर के देशों में, और मेरी ये कोशिश भी यही है कि हरियाणा में मैं जल्दी उनको लाऊंगा। रोबोटिक्स एक है जी, और ड्रोन एक टेक्निक है जिसे ड्रोन मतलब ऊपर से स्प्रे किया जाता है, जो वीड्स हैं वो मर जाते हैं, कीट मर जाते हैं, फसल बच जाती है, तो उनमें समय काफ़ी बचता है और वो एक प्रिसीजन फार्मिंग जिसको कहते हैं हम, वो हो जाती है। और उसमें संसाधन जितने भी हमारे कम लगते हैं, पानी कम लगता है, दूसरे कम लगते हैं, तो
तो वो एक नई तकनीक है। हम भी चाहेंगे यूनिवर्सिटी भी उसमें आगे काम करे और उसको किसान भी चाहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि आज युवा साथी हमारे, उनका जो परंपरागत खेती है उसकी तरफ रुझान नहीं है जी। किंतु जब हम उनको एक ऐसी नई तकनीक देंगे, बढ़िया मशीन देंगे, तो नेचुरली है कि उसका जो रुझान है वो बढ़ेगा और चाहते भी हैं। जी सर। तो ये आज का किसान हमारी तरफ, वैज्ञानिकों की तरफ देख रहा है कि नई से नई तकनीक जो बाहर के दूसरे देशों में है या नहीं भी है, तो यहाँ भी कोई नई तकनीक इजाज़त की जा सकती है, जिससे पैदावार भी डबल हो और मुख्य उद्देश्य उसका मतलब जो आय है किसान की आमदनी वो बढ़े। जी सर, आपने युवाओं का जिक्र किया है कि हम विश्व के सबसे युवा देश में रहते हैं। हाँ। देशवासी हैं उसके। हाँ। तो युवाओं का रुझान, अगर खेती की तरफ, आपने परंपरागत खेती की बात कही कि युवाओं का रुझान नहीं है, मैं यहाँ ये कहूँगी सर, युवाओं का रुझान जो है खेती की तरफ ही बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे में सर, जैसे शिक्षा की आपने बात कही, डिग्रीज की आपने बात कही, एमएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी है, और विस्तार शिक्षा के माध्यम से भी आपने कहा कि किसानों से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो सर, क्या कोई ऐसा तरीका या विश्वविद्यालय का कोई ऐसा सुझाव है कि युवाओं का रुझान खेती की ओर बढ़ा सके? क्योंकि आजकल खेती तो वैज्ञानिक है सर। बिल्कुल। और वो वैज्ञानिक डिग्री लेके अगर उसको खेत पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता सर वो डिग्री कामयाब होगी। देखिए, एक तो आजकल हम शिक्षा में भी जो बाहर के देशों में जो एक्सपर्ट हैं जी, उनसे यहाँ पर हम एक शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। हमारा कई यूनिवर्सिटियों के साथ, बाहर के देशों के साथ MOU साइन है जी। तो ताकि हमारे छात्र हैं वो नई से नई तकनीक जान सके भी क्या है। जी सर। एक तो हम वो काम कर रहे हैं। दूसरा, फिर हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं ताकि युवाओं को वो ट्रेनिंग दें, और नई से नई तकनीक जब हम उनको देंगे तो उनका नेचुरली है कि वो चाहेंगे कि ये काम हम करें, क्योंकि खुद मेहनत नहीं चाहते करने, बल्कि ये मैंने देखा भी और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, अगर कोई नई मशीन उनको दे दें तो उनको शौक भी है तो ये मशीन कैसे काम करती है जी। तो इसलिए कोई नई तकनीक के साथ वो जल्दी जुड़ सकते हैं जी, और वही हम करने जा रहे हैं जी। सर, सवाल बहुत सारे हैं, जानकारी बहुत सारी लेनी है, लेकिन समय का अभाव है। अंत में सर यही जानना चाहेंगे, एज ए वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के विजन क्या है सर? देखिए, विश्वविद्यालय का ये विजन यही है, क्योंकि मेरे को दोनों यूनिवर्सिटी का कार्यभार सौंपा गया है जी। तो हॉर्टिकल्चर, बागवानी जो विश्वविद्यालय है उसका तो मेरा यही है कि मैं नई से नई तकनीक जितने भी हमारी बाहर हैं बागवानी से संबंधित, वो यहाँ पर मैं लाऊं, उन पे खोज करूं। जो जर्म प्लाज्म है, जिनकी पैदावार ज़्यादा है, वो यहाँ पर लाके टेस्ट करें और एक बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करें जी, ताकि प्रदेश में बागवानी का क्षेत्रफल बढ़े जी। यहाँ तक इस विश्वविद्यालय का सवाल है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय ऐसा है कि इसकी तरफ सारी प्रदेश का ध्यान है जी सर। इसमें सभी तरह की महिलाओं का भी, मतलब रोजगार, युवाओं का भी, किसानों का भी, और इवन बच्चों का भी इसकी तरफ रहता है भी मैं कैसे एडमिशन लूँ, किस तरह से मैं ये करूँ। तो उसके लिए हमारी यही कोशिश है कि यहाँ पर हम एक तो जैसे इंक्यूबेशन सेंटर हमने खोला, तो इसको और थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें युवा आ सके। सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपके और विश्वविद्यालय के विजन पूरे होंगे और किसान भाई जो है लगातार विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक गतिविधियों का लाभ उठाएंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद।